बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 कल सॉल्व कर रहे थे और पूरी ईमानदारी से किसी बच्चे ने भी कोई फीडबैक नहीं दिया, तो इसलिए फिर खामोशी से खुद ही तीसरा पार्ट शुरू कर दिया ताकि जो हफ्ते बाद ब्लेम आना है वो भी क्लियर हो जाए। तो बहुत अच्छी रूटीन के साथ चल रहे हो, देख सोच रहे चलना भी है या नहीं। ठीक है जी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें रेडियस और यहाँ सेंटर की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें पहले से होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो सेंटर एच के होते हैं। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके कंपेयर करना होगा। अब चूँकि होल स्क्वायर के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेंटर रेडियस डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ एच आ जाएगा -1, के आ जाएगा 2 और ए जो आ जाएगा वो 26√। अब इतने बच्चे भी नहीं रहे आप कि -h +1 की इक्वल है तो h क्या आ जाएगा -1, -k -2 की इक्वल है तो k क्या आ जाएगा 2। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ हमने काम किया हुआ है कि यहाँ हमारे पास सेंटर बना -1 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का सिलसिला ये है कि y के साथ y कोऑर्डिनेट माइनस होता है और x के साथ x कोऑर्डिनेट माइनस होता है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y = mx ± a1 + m²। तो ये बच्चा तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको सर्कल के ऊपर पॉइंट का पता ना हो। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट का पता है फिर दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगती है x(x1) y(y1) वाली। अगर पॉइंट का नहीं पता सर्कल के ऊपर तो फिर ये। तो अगर आपके पास सेंटर 0 0 होते तो ये वाली टेंजेंट थी y = mx ± a1 + m²√। अगर आपके पास वो नहीं है, सेंटर -1 सेंटर 0 0 के अलावा कुछ भी है तो इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास बना y - 2 m x + 1 ± a 1 + m² है और 26√, और 1 + m²। इसके बाद एस पॉइंट P -7 - 2 लाइज ऑन टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट पे लाई करता है तो इसलिए पुट कर लो x की जगह -7 और y की जगह इक्वेशन 1। क्योंकि हमारा अननोन अभी भी खड़ा है m की सूरत में, तो m निकालने के लिए एक कंडीशन ज़रूर देगा, या तो डायरेक्टली m ही दे देता है, m डायरेक्ट ना दे तो कोई कंडीशन दे देता है। तो फ़िलहाल जो कंडीशन है वो पॉइंट की है, पॉइंट पुट कर दो -7 -2 m × -7 + 1 1 + m²। तो ये बन गया -4 और ये बन गया -6m। एक तरफ ले जाओ तो 6m - 4 ये सूरत है। हाँ जी, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग करने से अंडररूट ख़त्म हो जाएगा और ये सारा एक्सप्रेशन प्लस में आ जाएगा। अंडररूट इसका भी ख़त्म हो गया, इसका भी प्लस माइनस का स्केयर प्लस ही होता है। स्केयर ओपन करते हैं, m² + 16 -48m। इसके बाद 26m²
प्लस 26, सबको एक तरफ ले आओ। 26 एम स्क्वायर माइनस 48 m प्लस 16 माइनस 26। तो ये 26 प्लस के थे, इधर आकर माइनस हो, तो बचा 10 m स्क्वायर 48 m और 10 डिवाइड बाई 2 करके देखें कहाँ तक आता है। 5 m स्क्वायर 24 m और 5 5 25 और 25 माइनस 1 प्लस 1 फैक्टराइज हो गया। तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। m माइनस 5 इंटू 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 इक्वल टू 0, 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत तो कोई नहीं थी अगर कोई थोड़ी सी फीडबैक वाला सिलसिला आपकी तरफ से होता। कोई एक दो बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हों तो लगता यही है कि किसी को पढ़ाया जा रहा है। जब सारे ही खामोशी से सुनने वालों में होंगे तो फिर ठीक है, ये टाइम भी चला ही जाएगा जहाँ बाकी गुजर गया। हाँ जी, इसके बाद चेकिंग वाला सिलसिला होता है। जब हम m इज़ इक्वल टू 5 लेंगे तो हमें देखना होगा कि इक्वेशन 2 क्या बिहेव कर रही है। कि हम इक्वेशन 2 में जब m की जगह 5 रखेंगे, m की जगह पे 5 रखेंगे तो हमें देखना होगा कि आंसर पॉजिटिव पे वैलिड हो रहा है या नेगेटिव पे। अगर ये पॉजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पॉजिटिव वाली ले लेंगे। अगर ये नेगेटिव को m सेटिस्फाई कर रहा है तो हम नेगेटिव वाली इक्वेशन ले लेंगे टेंजेंट, क्योंकि हमें यहाँ डिसाइड करना है कि आइदर ये प्लस के साथ जाएगा या माइनस के साथ। क्योंकि हमने जो रूट निकाले थे वो स्क्वेयरिंग के बाद निकाले हैं तो एक्सट्रेनियस रूट के खाते में चला जाता है। तो इसके लिए हमने चेक करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हाँ जी, चेक करते हैं। फॉर m इज़ इक्वल टू 5 कि हमारे पास जो पीछे एक्सप्रेशन था 6m माइनस 4 उम्मीद है नज़र आ जाएगा, प्लस माइनस 26 1 प्लस m स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। m5 रखा, m5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, तो ये सारा सिलसिला जो है ये अंडर रूट से पहले वाला लेना है। 1 इक्वेशन हुआ है तो 30 माइनस 4 26 अंडर रूट 26 तो 26 इक्वल है 26 के। तो ये प्लस वाला एक्सप्रेशन लेंगे तो यहाँ लिखोगे फॉर m इज़ इक्वल टू 1 5 इक्वेशन 1 बिकम्स। तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपने कौन सा एक्सप्रेशन लेना है। तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि प्लस के साथ ये आंसर वैलिड आता है, माइनस के साथ नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी y माइनस 2 m x माइनस 1 x प्लस 1 26 1 प्लस m स्क्वायर 26 1 प्लस m स्क्वायर। ये प्लस के साथ आएगा, कीमत रख दें तो m निकल आया है 5 1 प्लस 5 स्क्वायर 25। तो ये 5x प्लस 5 26 आ गया। सब पे एक तरफ ले आओ तो 5x माइनस वाई ये 31 बन गया। अब ये 2 प्लस का इधर आकर माइनस का इधर आकर प्लस हो गया। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। ये प्लस और माइनस में से एक डिसाइड करना होगा कि आपने किसके साथ जाना है। तो इसके लिए आप m की वैल्यू को वापस इक्वेशन 2 जहाँ पे आपने स्केयर लिया था उस पर रख के देख लेना है। तो वो स्केयर जो है वो डिसाइड कर देगा कि इसने प्लस को वैलिड किया है या माइनस को। आगे बढ़ाएं बात को। फॉर m इज़ इक्वल टू -1/5 तो इसके लिए चेक करेंगे उसी एक्सप्रेशन को
6m-4 रटा मारने की ज़रूरत नहीं है कि सब ने प्लस के साथ ही होना है, शायद माइनस के साथ चला जाए और लग ही रहा है कि ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ जाएगा। -1/5 का स्क्वायर लोगे तो +125 हो जाएगा। ये 5 एलसीएम आ गया और ये भी 26/25 हो गया। ऊपर 26 कट जाएगा, नीचे 5/5 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये माइनस के साथ सेटिस्फाइड हुआ। पिछले सारे पार्ट जो थे वो प्लस के साथ हो रहे थे, तो ये इकलौता माइनस के साथ हुआ। तो यहाँ लिखोगे फॉर m इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1 बिकम्स y -2 m x + 1, लास्ट टाइम प्लस के साथ वैलिड हुआ है और ये माइनस के साथ हो जाएगा। तो वो एक्सप्रेशन सारा प्लस के साथ वैलिड किया था, तो ये पहली दफ़ा आंसर माइनस के साथ इक्वल जाएगा। तो आप भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाली जो है वो माइनस ले लें। तो m निकला हुआ है हमारा -1/5, क्योंकि अब -1/5 के साथ सॉल्व किया जा रहा है, तो -1/5 पुट कर दें। तो ये भी 26/5 हो जाएगा। 26 अंडर रूट बन जाएगा और 25 अंडर रूट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, 5x 10, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -x -1, तो -26 अंडर रूट 26 हो जाएगा। सबको एक तरफ ले जाओ तो 5y -10 + x -27 + 27, तो x + 25 + 17 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो यहाँ तक इसका सिलसिला है, जो अगर आप कल कर देते तो बड़ी मेहरबानी थी। इसके बाद अगर आपको टाइम मिले, मसरूफ़ तो आप माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, अगर टाइम मिले तो एक और बात नीचे लिखी हुई है इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 में, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपने करना बच्चों ये है कि इन दोनों इक्वेशन में से जो टेंजेंट निकली हैं, एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स या वाई की वैल्यू, उस एक्स या वाई की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देना है। एक्स और वाई की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देना है। एक्स पुट करोगे वाई निकल आएगा, वाई को रख के एक्स निकाल लोगे, तो जो पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर बार दो टेंजेंट मिल रहे हैं, दोनों टेंजेंट में से एक्स और वाई उठाकर यहाँ रखना है, यहाँ से वैल्यू निकाल कर वापस इनपुट करके पॉइंट कैलकुलेट करना है। उसी तरह जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया, तो वहाँ दो पॉइंट निकल रहे थे, यहाँ एक ही निकलेगा क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है। तो ये सिलसिला बच्चों आपने पूरा करना है, करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो मुझे कीजिएगा। एक हद तक ही कहा जा सकता होता है, उसके बाद नहीं। सही है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन के अंदर उसने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछी है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी थी। तो अब उसने सिर्फ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछी है। तो कॉर्ड उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, जिसके एंड पॉइंट किसके ऊपर हो, सर्कल के ऊपर हो। तो एंड पॉइंट P1 और P2 कर लेते हैं, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। और हमसे ये कहा गया कि आपका सर्कल जो है वो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए है। एक बात जहन में रखना कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है, उस पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उसके ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो उससे मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर हम कोई और लाइन गुजारेंगे तो इधर से गुजर जाएगी या कहीं अंदर से गुजरेगी, दो पॉइंट से गुजर जाएगी। तो एक पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो उसमें से एक टेंजेंट गुजरता है। अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है
तो उसमें से 2 टेंजेंट गुज़र सकते हैं। यही बात उसने यहाँ की है। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो पुराना काम है वो पहले देख लें। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास 2x² 2y² 8x 12y 21 = 0। ठीक है, जब इस बात को भी रोना रोते काफ़ी देर हो गई है कि कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर करने से पहले x² y² कोफिशिएंट 1 करना होता है। G-2 हो गया, F3 हो गया और C हो गया। तो पहले एक साइड वाले टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो लेट करो इक्वेशन ऑफ सर्कल एट पॉइंट x1 y1। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट सर्कल वाला क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है और कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि इसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। गो कि हमें सर्कल वाला पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन हमने चूंकि सर्कल के ऊपर ही लाइन कैलकुलेट करनी है जो 2 पॉइंट से कट करती है, ये 2 पॉइंट उसके एंड पॉइंट हैं जो सर्कल के ऊपर हैं, इसलिए हमने खुद से फ़र्ज़ कर लिया कि एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है x1 y1, तो उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो पुराना होगा। x1 y1 g x + x1 f y + y1 + c = 0। तो कल आपसे यही बात हो रही थी कि अगर पॉइंट सर्कल वाला यूज़ करोगे तो ये टेंजेंट भी यूज़ कर सकते हो, अगर पॉइंट सर्कल पे नहीं है वो यूज़ कर रहे हो तो फिर दूसरा टेंजेंट। तो यहाँ चूँकि हमें कॉर्ड चाहिए तो कॉर्ड में सर्कल का कॉन्टेक्ट चाहिए, तो इसलिए सर्कल वाले पॉइंट ले लिए। अब पुट कर दें तो जी आपके पास है -2, एफ है 3 और सी है 21/2। तो जी एफ और सी की वैल्यू डाल दी। अगली बात, एज टेंजेंट लाइन पास थ्रू एक और पॉइंट भी दिया हुआ जिससे टेंजेंट पास करता है, सर्कल नहीं, और वो पॉइंट है 4 5। तो इसलिए पुट कर दो x की जगह 4 और y की जगह 5। अब ये जो पॉइंट पुट किया जा रहा है ये टेंजेंट के ऊपर पुट किया जा रहा है, सर्कल पे नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर, x1 y1। अब हमें पता है कि ये पॉइंट x1 y1 से गुजर रहा है और आगे जाकर किस से गुजर रहा है, 4 5 से। तो हमने पहले कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट लिया क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए थी, इसलिए कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। फिर आगे जाकर टेंजेंट कहाँ से पास करवा रहे हैं, 4 5 से। तो 4 5 से टेंजेंट पास कर रहा है। हाँ जी, तो पुट कर दें x की जगह 4 y की जगह 5। तो क्या बनेगा यहाँ पे 4x1 5y1 -2 4 + x1 5, ये 5 है, 5 + y1 + 21/2। तो सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था, x1 की जगह 4 5 नहीं रख सकते क्योंकि x1 y1 डिफरेंट पॉइंट है और a4 5 डिफरेंट पॉइंट है, इसलिए ये पहला पॉइंट x1 y1 पुट कर लिया और आगे जाकर सर्कल लाइन के ऊपर पॉइंट 4 5 पुट कर लिया, मतलब x की जगह 4 और y की जगह पे 5। तो ये बना 4x1 5y1 8 2x1 15 3y1 + 21। तो ये आप सिंप्लीफाई कर दें, 4 में से 2 गया 2x1, तो 5 और 3 8y1, इसके बाद 15 में से 8 गया तो 7 + 21/2। बटा ख़त्म कर दें, 4x1
16y1 प्लस 14 प्लस 21। तो ये बच्चों कौन सी इक्वेशन है, ज़रा गौर करो। ये इक्वेशन है, टेंजेंट है सर्कल पे, सर्कल सेम है, पास कर रही है x1 y1 से, पास कर रही है x1 y1 से, और आगे जाकर किससे पास कर रही है 4 5 से, तो आगे जाकर किससे पास कर रही है 4 5 से। अब ये जो आपने टेंजेंट निकाला है जो 4 5 और x1 y1 से पास कर रहा है, तो दूसरा टेंजेंट के साथ क्या डिफरेंस है, सर्कल सेम है, सर्कल सेम है, तो मतलब क्या सेम है, GFC। पॉइंट सेम है 4 5, यहाँ भी पॉइंट सेम है 4 5, सिर्फ चेंज कहाँ पे है कि पहला पॉइंट XY1 था तो दूसरा पॉइंट कौन है X2Y2। तो पहला पॉइंट X1Y1 यूज़ किया था, अब दूसरा जो पॉइंट यूज़ किया जाएगा वो X2Y2 यूज़ किया जाएगा, बाकी सर्कल भी सेम है और पॉइंट भी सेम है। तो इसलिए जो आपकी नई इक्वेशन आएगी उसके अंदर भी सिर्फ x1 y1 की जगह पे चेंज आएगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, क्योंकि x1 y1 था, अब कौन सा पॉइंट है x2 y2, और 4 5 भी सेम है, सर्कल भी सेम है। तो दूसरा पॉइंट जो हमें कॉर्ड के लिए चाहिए उसमें ज़्यादा पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, अब पॉइंट चेंज हो गया, पहले x1 था अब x2y2 है, और आगे जाकर कहाँ से पास कर रहा है, पास थ्रू 4 5। सर्कल भी सेम, पॉइंट भी सेम, बस जहाँ x1 था वहाँ x2y2 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x2 16y2 35 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने ये सारा प्रोसीजर करना था, बस यहाँ x2y2 लिखना था, GFC यही रखना था, पॉइंट यही रखना था, सिंप्लीफाई होकर यही आना था। बस फ़र्क ये पड़ा कि जहाँ x1 था वहाँ x2 हो गया, जहाँ y1 था वहाँ क्या हो गया y2। अब हम तकरीबन पहुँच चुके, तो यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच सेटिस्फाई पॉइंट्स P1 एंड P2 इस 4x 16y 35। तो अकलौती लाइन जो दोनों पॉइंट्स को सेम टाइम सेटिस्फाई कर रही है, अकलौती लाइन जो दोनों पॉइंट्स को सेम टाइम सेटिस्फाई कर रही है वो कॉर्ड है। तो यहाँ कॉर्ड की लेंथ नहीं निकालनी बल्कि कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी थी। तो इक्वेशन के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए थे x1 y1 और x2 y2। हमें वो लाइन निकालनी थी जो P1 को भी सेटिस्फाई करे और P2। तो हमें जो यहाँ पे ये लाइन मिली, तो ये लाइन x1 y1 को सेटिस्फाई कर रही है, वही लाइन x2 y2 को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब इन दोनों x2 की जगह x लिख दें, y1 y2 की जगह y लिख दें, तो ये वो लाइन कहलाएगी जो x1 को भी सेटिस्फाई करती है। इस सूरत में कि x1 y1 रखो जवाब ज़ीरो आया, x2 y2 रखो तब भी जवाब ज़ीरो आया। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये x1 y1 को भी सेटिस्फाई करती है, x2 y2 को भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, जो सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये सर्कल से पॉइंट में गुजरने वाली लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। सादा सा काम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी, GFC की वैल्यू निकाली, P1 पुट करके टेंजेंट निकाला, फिर उसमें जाके 4 5 पुट कर दिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको दूसरी लाइन नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरी लाइन के अंदर सिर्फ अब आपने इजाफा करना है, x1 की जगह x2 कर देना है और y1 की जगह y2। बाकी पॉइंट भी सेम है बच्चों और सर्कल भी सेम। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे, नई लाइन बन जाएगी। तो ये इकलौती लाइन वही है जो इन दोनों पॉइंट को पास कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को पास करने वाली इकलौती लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। तो ये इकलौती लाइन x1 y1 को भी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, यही इकलौती लाइन x2 y2 को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली लाइन को इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बोलेंगे। बस बच्चों इतना सा काम है, अच्छे से देख लेना है। बाकी 2 लेक्चर का काम रह गया है, बुध जुमेरात इंशाल्लाह 3 तक पूरा कर देंगे। बाकी आपका इंटरेस्ट देखते हुए आगे फारवर्ड करेंगे, नहीं तो बाकी काम जो है वो इंशाल्लाह एकेडमी खुलने पे करेंगे 6.3 से ऑनवर्ड, 4 से ऑनवर्ड, क्योंकि वहाँ बातें ज़्यादा समझ बूझ हो जाती हैं, यहाँ कुछ इंटरेस्ट सही नहीं रह रहा आपका। और चलते हैं
इसके बाद फिर सोच लेंगे कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज़ करना है। ठीक है बच्चों, हिम्मत करें और इसको फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।